चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कवर्ड इंश्योरेंस बाय ईसीजीसी। ईसीजीसी कौन कौन से, मैंने आपको बताया था कि भारत में ईसीजीसी जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क देता है। तो ये ईसीजीसी कौन कौन से क्रेडिट रिस्क देता है? तो बेसिकली हमारे पास एक है स्टैंडर्ड पॉलिसी, एक है फाइनेंशियल गारंटी, स्पेशल स्कीम और स्पेसिफिक पॉलिसी। देखते हैं ये है क्या। सबसे पहली बात, जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं बेसिकली ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए दिया जाता है, ठीक। और जो कैपिटल गुड्स होता है वो दिया जाता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट, ठीक। तो जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उन सब के लिए स्टैंडर्ड पॉलिसी है और जो कैपिटल गुड्स हैं उन सब के लिए स्पेसिफिक पॉलिसी है, ठीक। अब ज़रूरी नहीं कैपिटल गुड्स भी हो, जो आप सर्विस दे रहे हैं वो भी इसके अंदर आता है, टर्न की प्रोजेक्ट भी आता है, तो ये सब भी स्पेसिफिक पॉलिसी में आते हैं। तो फिर फाइनेंशियल गारंटी और स्पेशल गारंटी क्या है? आपको पता है जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात की जाती है तो बैंक इन्वॉल्व होता है, और बैंक दो कारणों से इन्वॉल्व होता है, या तो फाइनेंशियली, ठीक, फाइनेंशियल हेल्प करता है, या फिर ये कंफर्मेशन लेटर देता है, ठीक। कंफर्मेशन लेटर क्या, लेटर ऑफ क्रेडिट कह लो। तो लेटर ऑफ क्रेडिट भी दे रहा है, मतलब बैंक अपने बिहाफ पे गारंटी दे रहा है या बैंक अपने जेब से पैसे दे रहा है, ठीक। तो जो बैंक ने पैसे दिए तो इस बैंक को पॉलिसी की ज़रूरत है, इसका रिस्क आ गया यहाँ पे, तो बैंक को जो पैसे मतलब रिस्क की इंश्योरेंस की ज़रूरत है वो आएगा फाइनेंशियल गारंटी, मतलब ईसीजीसी फाइनेंशियल गारंटी नाम से इसे पॉलिसी देगी। और कंफर्मेशन लेटर के लिए वो स्पेसिफिक स्कीम जैसी चीज़ें उसे प्रोवाइड करवाएगी, ठीक। तो हमारे पास चार तरह के जनरली ईसीजीसी पॉलिसी प्रोवाइड करता है। स्टैंडर्ड पॉलिसी एक्सपोर्टर को दिया जाता है, प्रोटेक्ट दैम अगेंस्ट पेमेंट रिस्क, इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑन शॉर्ट टर्म क्रेडिट। बताऊंगा, इसे डिटेल से हम पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल ये ध्यान रखिए कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए एक्सपोर्टर को रिस्क है उस रिस्क को कवर करने के लिए स्टैंडर्ड पॉलिसी दिया जाता है। फाइनेंशियल गारंटी इश्यूड टू बैंक को इशू किया जाता है। प्रोटेक्ट टू दैम फ्रॉम रिस्क ऑफ लॉस इन्वॉल्व देयर फाइनेंशियल सपोर्ट। उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, रिस्क इन्वॉल्व है तो उसे सपोर्ट करने के लिए क्या करता है, इसे फाइनेंशियल गारंटी दी जाती है। स्पेशल स्कीम क्यों अलाउ किया जाता है? बैंक जो है कंफर्मेशन लेटर दे रहा है ओपन फॉरेन बैंक में, तो इन सब के लिए स्पेशल स्कीम्स में ईसीजीसी उसे इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। स्पेशल पॉलिसीज़ की बात करें तो बेसिकली लॉन्ग टर्म पेमेंट्स के लिए होता है। इसके अंदर डेफर्ड पेमेंट हो गया, मतलब जो हम पेमेंट को पोस्टपोन कर रहे हैं फ्यूचर में। मैंने आपको यूनिट 10 में डेफर्ड पेमेंट डिटेल में समझाया था। तो सर्विस रेंडर्ड, जो हम सर्विस फॉरेन पार्टीज़ को दे रहे हैं तो उनके लिए भी हमें स्पेशल पॉलिसीज़ लेनी होती है। कंस्ट्रक्शन वर्क अगर हम फॉरेन में कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें स्पेशल पॉलिसीज़ लेनी होती है। टर्न की प्रोजेक्ट अगर हो कोई तो उसके लिए भी स्पेशल पॉलिसीज़ हमें लेनी होती है। तो ईसीजीसी ये चार टाइप की पॉलिसीज़ हमें प्रोवाइड करवाता है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहली बात स्टैंडर्ड पॉलिसी की। तो स्टैंडर्ड पॉलिसी बेसिकली दो तरह के होते हैं हमारे पास। एक होता है शिपमेंट और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट आप बेहतर समझ सकते हैं, शिपमेंट जनरली गुड्स के लिए यूज़ होता है, ठीक। तो गुड्स, ठीक है। तो जो ये शिपमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है, ये भी दो तरह के होते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव, और एक होता है पॉलिटिकल। कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है और पॉलिटिकल हो सकता है। मतलब आपके पास एक तो शिपमेंट पॉलिसी है, आप इसे कह सकते हैं शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी या फिर शिपमेंट पॉलिटिकल पॉलिसी। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिकल पॉलिसीज़। तो कॉम्प्रिहेंसिव में दो तरह के रिस्क कवर होते हैं, एक कॉमर्शियल और एक पॉलिटिकल। और पॉलिटिकल जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है केवल पॉलिटिकल रिस्क को कवर करेगा ये, ठीक। कॉम्प्रिहेंसिव कॉमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों को करता है
और ये केवल पॉलिटिकल को कवर करता है। ठीक, तो देखते हैं स्टैंडर्ड पॉलिसी में क्या क्या है। तो सबसे पहली बात है, स्टैंडर्ड पॉलिसी मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए अलाउ किया जाता है। शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क हो सकता है, कवर करता है ये कॉमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क को। शिपमेंट पॉलिटिकल रिस्क, केवल पॉलिटिकल रिस्क को कवर करता है। कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसीज कॉमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों को करता है, और पॉलिटिकल रिस्क केवल ओनली पॉलिटिकल रिस्क को, मतलब पॉलिटिकल पॉलिसीज़ केवल पॉलिटिकल रिस्क को कवर करता है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड में 4 टाइप के हैं, शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव, शिपमेंट पॉलिटिकल, कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव, कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिकल। ठीक, तो हम जानते हैं इसमें क्या क्या है। हमारे पास बेसिकली 2 तरह के रिस्क हैं, एक यहाँ पे कॉमर्शियल रिस्क है और एक हमारे पास पॉलिटिकल रिस्क है। तो ये कॉमर्शियल और ये पॉलिटिकल रिस्क है क्या? कमर्शियल ये जनरली बिजनेस से रिलेटेड लॉस है। ठीक, पहले पॉलिटिकल की बात हम कर लेते हैं। पॉलिटिकल में क्या क्या है, मतलब ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है। किसी तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई बदलाव हो, गवर्नमेंट में बदलाव हो, तो यहाँ पे रिस्क क्रिएट हो जाता है। या हो सकता है कि गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग कुछ लगा दी हो, इम्पोज कर दिया हो, या पुराना लाइसेंस कैंसिल कर दिया हो। ठीक, या फिर गवर्नमेंट ने रूट बदल दिया हो। मतलब क्या है, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर ने डील किया कि अब मुझे इस रूट से गुड्स भेज दीजिए, ठीक है, और अभी अभी मतलब जब ये इनके बीच में डील हो गया तो गवर्नमेंट ने कहा कि इस रूट पे एंट्री अब नहीं होगी, अब किसी और रूट से आओ। ठीक, तो यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट की किसी एक्टिविटी से अगर रिस्क जनरेट होता है तो उसे गवर्नमेंट मतलब पॉलिटिकल रिस्क बोला जाता है। ठीक, देखें क्या है, कह रहा है इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस टू रिमिटेंस ऑफ बाय द गवर्नमेंट टू द बायर कंट्री। मतलब हुआ क्या कि जो भारत का एक्सपोर्टर है, भारत का एक्सपोर्टर जो है उसने गुड्स तो भेज दिया, लेकिन जब गुड्स इसके पास पहुंच गया, इनके बीच में डील हो गई, गुड्स पहुंच गया, अब पेमेंट की बारी है। तो जब पेमेंट की बारी आई तो गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए, या फिर ऐसे किसी भी रीज़न से, फॉर एग्जांपल मान लो जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी तनाव बना हुआ है बहुत ज़्यादा, तो अगर इस बीच मतलब उनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो गया, गवर्नमेंट ने कह दिया आज से हम गवर्नमेंट पाकिस्तान से सारे ट्रांजैक्शन करते हैं बंद। ठीक, तो अब इसके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि गुड्स तो इसने भेज दिया है, तो अब इसे पेमेंट तभी आएगा जब गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस हटाए, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इम्पोज कर दी है, तो अब इसके लिए प्रॉब्लम वाली बात है। तो यही चीज़ है, इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ रिमिटेंस। रिमिटेंस आपको पता होगा, रिमिटेंस होता है कि मतलब सपोज रिमिटेंस होता है उसे वापस करना, मतलब पे करना पैसा एक तरह से, बाय द गवर्नमेंट इन दी बायर्स कंट्री। बायर्स कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि पैसे हम नहीं दे रहे, या फिर इससे कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं किए जाएंगे। या फिर इम्पोजिशन ऑफ न्यू इम्पोर्ट लाइसेंस, नए इम्पोर्टेंट लाइसेंस आपने लगा दिए, ओल्ड की वैलिडिटी आपने ख़त्म कर दी। न्यू एक्सपोर्ट लाइसेंस, या तो इसके देश में इसके पास एक्सपोर्ट लाइसेंस होगा, इसके पास इंपोर्ट लाइसेंस होगा। ठीक, या तो इस लाइसेंस को ख़त्म कर दिया नया बनाओ, या इसे ख़त्म कर दिया नया बनाओ। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण इसके पैसे अटक सकते हैं। ठीक, और ये सारे रीजंस क्यों जनरेट हो रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण। तो इन ऐसे रिस्क को क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल रिस्क कहा जाता है। ठीक, और भी हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वाटरवेज, या फिर जो जिस रास्ते से भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें डाइवर्सिफिकेशन कर दिया तो भी डिले हो जाएगी पेमेंट। पहले आपको यहाँ से 1 हफ्ता लगना था, आप महीने भर लगेंगे, पेमेंट तो फंस गया आपका। और भी कोई रीज़न हो सकता है जो गवर्नमेंट ने रेस किया हो। ठीक, इन सबको पॉलिटिकल रिस्क कहा जाता है। इसके अलावा जो भी रिस्क होते हैं वो कमर्शियल रिस्क होते हैं, जनरली बायर इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक, या फिर एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर के पास गुड्स भेज दिया, जब इसके पास आया तो इसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इसका मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर देते हैं, ठीक, और आपके पास घर पे ऑर्डर आ जाता है, उसके बाद कहते हैं हमें नहीं चाहिए, बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप सर्च कीजिएगा इंटरनेट पे। तो इस केस में अगर ये तो चलो ठीक है, ये एक ही देश के ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन अगर यही फॉरेन कंट्रीज़ के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हो तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को।
उसके अलावा जो बायर को प्रोटेक्ट करने वाला व्यक्ति था वही इंसॉल्वेंट हो गया, वो नहीं पे कर पा रहा है, कह रहे नहीं मैं सक्षम नहीं हूँ पे करने में। बायर के बिहाफ पे कोई व्यक्ति पे कर रहा था पैसा, अब वो व्यक्ति ही नहीं पे कर पा रहा है तो क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे रीज़न है जो कमर्शियल रिस्क को क्रिएट करता है। होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि एक कॉमर्शियल रिस्क को भी मतलब ईसीजीसी बियर करता है, और पॉलिटिकल रिस्क को कौन कौन से रिस्क हैं जिसे बियर नहीं करता, जिसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता। सबसे पहली बात, अगर क्वालिटी का को लेके कोई डिस्प्यूट है तो अगर क्वालिटी को लेके कोई डिस्प्यूट है तो उसका इंश्योरेंस आप नहीं करवा सकते। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्वालिटी हमेशा आपको बेहतर करनी होगी, ठीक। ऐसी चीज़ों का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते जो उसके नेचर में हो, मतलब लॉस होगा ही, ये कंफर्म है। इनहेरेंट इन नेचर का मतलब है कि इस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल होता है ये, ठीक। तो उसके बाद बायर फेलर्स टू ऑब्टेन इंपोर्ट एक्सचेंज अथराइजेशन। इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति ने गुड्स इंपोर्ट कर लिए, इसने गुड्स इंपोर्ट, इसने इसके बीच में डील कर लिया, ठीक। अब इसने गुड्स यहाँ से भेज दिया, लेकिन ये अपनी गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन नहीं ले पाया इंपोर्ट का, या फिर ये जो इंपोर्ट करेगा उसके बदले एक्सचेंज फॉरेन करेंसी देगा, ठीक। तो ये क्या करेगा, जो इंपोर्टर है वो एक्सपोर्टर की अपनी करेंसी में पेमेंट करेगा। तो या तो ये इंपोर्ट के लिए या फिर एक्सचेंज के लिए ऑथराइजेशन नहीं ले पाया है तो भी दिक्कत हो जाएगी, तो भी मतलब ऐसे लॉस को भी कवर नहीं किया जा सकता, ठीक। उसके बाद जो एक्सपोर्टर के जो मतलब ये गारंटर्स हैं, जो इनके बीच के जो गारंटर्स हैं, अगर वही इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक, तो आप उस चीज़ को आप इंश्योरेंस नहीं कर सकते। इंश्योरेंस कर सकते हो जब इन्हीं दोनों के से कोई प्रॉब्लम होगी। अब इनके बीच में जो जिन्होंने गारंटी ली थी वो गारंटर्स अगर ये हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, क्योंकि इंश्योरेंस इसने लिया है, ठीक। तो इंश्योरेंस इसने लिया है, इसके लिए लिया है, ठीक। अब इन दोनों के अलावा कोई तीसरे व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। वेट, ठीक। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे रिस्क चेंज किया हुआ है, वैसे पता नहीं शायद फॉन्ट छोटा हो गया, खैर। तो यहाँ हुआ क्या, मतलब एक्सपोर्टर ने गारंटी ली है इंपोर्टर के लिए, ठीक। अब एक्सपोर्टर जो है, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है ईसीजीसी है, वो तो ईसीजीसी जो है वो इन दोनों पार्टीज़ के बिहाफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम फिक्स करता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे डिफ़ॉल्टी कोई और हो गया और इनके पेमेंट अटक गए, ठीक। तो इस केस को भी वो कवर नहीं करेगा ईसीजीसी, क्योंकि यहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। तो या तो इसे आप इंश्योरेंस ज़्यादा प्रीमियम ज़्यादा पे करो, और प्रीमियम आप कम पे कर रहे हो और रिस्क आप इससे ज़्यादा कवर करवा रहे हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक। इसके अलावा जो मतलब लॉस ऑफ डैमेज, अगर एक्सपोर्टर ने गुड्स भेजा, रास्ते में कुछ डैमेज हो गया, इंपोर्टर कह रहा है मैं पेमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये डैमेज हो गया है, तो ये भी ईसीजीसी कवर नहीं करेगा। इसके लिए रास्ते का इंश्योरेंस करवाएंगे जिसे हम बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। इसके लिए रास्ते का इंश्योरेंस करवाएंगे और वो जनरल इंश्योरेंस में कवर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। मतलब अगर एक्सपोर्टर टर्म एंड कंडीशंस को फुलफिल करने में फेल हो गया तो इंपोर्टर पैसे नहीं देगा, इस रिस्क को भी कवर नहीं किया जा सकता। और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन हो जाए, मतलब फॉरेन करेंसी, जैसे भारत का डॉलर था 68 रुपये, अब ये 64 रुपये का हो गया, सॉरी भारत का रुपया जो है वो 64 रुपये प्रति डॉलर हो गया, ठीक। तो ये एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, अगर ये फ्लक्चुएशंस डील करने के बाद हुए हैं तो इस रिस्क को भी कवर नहीं किया जा सकता, ठीक। अब सवाल आता है, ये तो था आपके पास शिपमेंट के लिए, ठीक। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी क्यों लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी लिया जाता है बेसिकली, कॉन्ट्रैक्चुअल पॉलिसी क्यों लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्चुअल पॉलिसी लिया जाता है गुड्स मैन्युफैक्चर्ड टू स्पेसिफिक बायर रिक्वायरमेंट। मतलब ये जो एक्सपोर्टर है वो इंपोर्टर के मतलब इसका पर्टिकुलर ऑर्डर लेता है,
उस ऑर्डर के अनुरूप चीज़ें प्रोड्यूस करके से बेचता है। इसका बेसिक एग्जांपल है कि सपोज सैमसंग वालों ने, ये सैमसंग वाले हैं, ठीक, और ये है चाइना, चाइना का कोई प्रोड्यूसर है। तो सैमसंग वालों ने चाइना से एक डील किया कि आप मुझे इतने S8 बना के भेजिए, ठीक। अब इसने बना लिया और ये कह रहा मुझे नहीं चाहिए। अब सैमसंग के लोगों का या सैमसंग की जो चीज़ें हैं वो कोई और थोड़ी ना सेल कर सकता, वो तो सैमसंग वाला ही सेल करेगा, ठीक। और कोई और सेल करेगा तो कॉपीराइट की बात आएगी। तो अगर किसी पर्टिकुलर बायर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोड्यूस की गई हैं और बाद में इंपोर्टर मना कर दे कि भाई मुझे नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल पॉलिसी लेते हैं, ठीक, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट लेके चीज़ें प्रोड्यूस की है, ठीक। या फिर रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू गवर्नमेंट बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर मान लो कि मैंने चीज़ें यहाँ से मतलब भारत, जो चाइना है, चाइना भारत में एक्सपोर्ट करता है चीज़ें, मान लो, ठीक। अभी आपने सुना होगा कि भारतीय गवर्नमेंट ने जो चाइना से जो फ्रूट्स आते हैं उन फ्रूट्स को बैन कर दिया है। मतलब बेसिकली खाने पीने की चीज़ें चाइना से नहीं इंपोर्ट करेंगे। तो अगर ऐसा कोई बैन हो जाए तो इसके लिए भी हम कॉन्ट्रैक्चुअल पॉलिसी ही लेते हैं। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।